Good afternoon to media friends. So we are members from Save Arunachal movement. In my right, we have with us our chairman, Sri Tami Pangu, and to my left is our legal advisor, Advocate Tate Tata. So basically, we have come here to tell about the Campa. So myself, I am the Secretary General of Save Arunachal movement. So basically, we have come here to tell the public of Arunachal Pradesh about the corruption that is taking place in the forest department. So it is a much talked topic which we all have heard about, called as Campa. तो बेसिकली कैंपा क्या है ये हमको जानना है, जिसको हम कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बोलते हैं. तो ये एक स्कीम है. तो इसमें जो फंड आता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो प्लांटेशन रेस करने में इसको यूज़ करता है. बेसिकली ये फंड आता कहाँ से, ये हमको जानना होगा. जितने भी हमारे स्टेट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन होता है, या आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनता है, या आपका जो ट्रांसमिशन लाइंस बनाते हैं, तो उसमें आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है. तो जब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसी जो फॉरेस्ट जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए वही जगह पे फिर से प्लांटेशन रेस करने के लिए जो यूज़र एजेंसी है वो गवर्नमेंट को फंड देते हैं. तो उसी फंड को यूज़ करके प्लांटेशन रेस करते हैं. तो इसको पता करने के लिए जो सेव अरुणाचल मूवमेंट है, हम लोगों ने फर्स्ट आरटीआई आपका पीसीसीएफ ऑफिस में दिया था आपका मार्च 2023 को. तो जब इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया ऑफिस से, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमने थोरोली स्टडी किया, बहुत थोरोली स्टडी किया. तो आप सबको ये भी पता होगा कि कैंपा में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट भी बनाया जो 2016 को एनेक्ट किया था, और उसका एनफोर्स जो है प्रॉपर्ली आपका 2018 ऑनवर्ड्स हुआ था. उसके साथ साथ आपका 2018 में CAF रूल 2018 करके जो कैंपा जो आपका फंड है उसको मैनेज करने के लिए एक रूल भी बनाया था. तो उसके तहत जो कैंपा है एक्चुअली चलना चाहिए आफ्टर 2018 एंड ऑनवर्ड्स. लेकिन आरटीआई रिप्लाई जब हमें मिला, इट वॉज रियली शॉकिंग. जैसे कि आपका सेक्शन 10 जो है आपका कैंपा एक्ट है, उसके तहत आपका स्टेट अथॉरिटी जो कैंपा का स्टेट अथॉरिटी है वो बनना है. उसके अंडर में आपका 3 बॉडीज होता है. एक गवर्निंग बॉडी होता है, एक स्टीयरिंग कमिटी होता है, और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है. तो स्टीयरिंग कमिटी और एग्जीक्यूटिव कमिटी दोनों ही मिलके जितना भी आपका प्लानिंग करना है, AOPs बनाना है या APOs बनाना है ग्रास रूट लेवल से, उसको बना के गवर्निंग बॉडी को देता है. तो गवर्निंग बॉडी का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इसको आगे फिर अप्रूवल के लिए भेजे. बेस्ड ऑन दैट जो स्कीम्स है वो अप्रूव होके उसका फंड अकॉर्डिंगली सैंक्शन होता है. तो एक्ट में साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि जो स्टीयरिंग कमेटी है और जो आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो एवरी 3 मंथ्स में आपका मीटिंग करना चाहिए. एंड देन एट द सेम टाइम गवर्निंग बॉडी जो है वो आपका वंस इन एवरी 6 मंथ मीटिंग होल्ड करना चाहिए. और बेसिकली ये मीटिंग सब होल्ड करता है किस लिए है? ये जो कैंपा का जो फंड है इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए, इसका जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है इसको मॉनिटर करने के लिए, ग्राउंड में वेदर और नॉट द फंड इज बीइंग जुडिशियसली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, उस चीज़ को देखने के लिए. लेकिन सरप्राइजिंगली जो आरटीआई रिप्लाई हमको पीसीसीएफ ऑफिस ने आपका मार्च 2023 को दिया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी तक में जब से आपका जो कैंपा रूल बना है 2018 में, उनके पास में माइनट्स ऑफ मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मीटिंग हुआ नहीं. इसके बाद फिर जो स्टीयरिंग कमेटी का जो माइनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी नहीं है, सिर्फ आपका 4 है सिंस इम्प्लीमेंटेशन, ओनली 4. एंड देन आपका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका सिर्फ 3 है. तो बेसिकली जो एक्ट है वो कहता है कि एवरी 3 मंथ्स में होना है. तो इसमें हमने देखा है कि देयर इज क्लियर वायोलेशन ऑफ द कैंपा एक्ट एंड रूल बोथ. इसके बाद फिर आप एक्ट में जाओगे, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल जो है आपका इंटरनल मॉनिटरिंग होना चाहिए. जो इंटरनल मॉनिटरिंग होता है वो एनुअल बेसिस में होना चाहिए.
उसमें आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसमें आपका जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एनुअल जो अकाउंट्स है वो बनना चाहिए। तो जब हमने इसमें क्वेश्चन राइज किया है बेस्ड ऑन द एक्ट, जब हमने क्वेश्चन राइज किया, क्लियरली यहाँ पे बताया आरटीआई में कि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। और उसमें एक नोमेनक्लेचर यूज़ किया है उन लोग, अंडर कंपाइलेशन। तो आज 2023 है, 2018 से 2023 तक में यू आर स्टिल कंपाइलिंग द फाइल्स, इट मीन्स द एनुअल ऑडिट इज नॉट रेडी विथ यू, यू डोंट हैव द एनुअल ऑडिट्स। ना ही आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, ना ही मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो जो मॉनिटरिंग होता है दैट इज जस्ट फॉर अ नेम सेक। जैसे कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, ये प्रेस एक जो जर्नलिस्ट किसी ने पूछा तो वो बता रहे थे कि जो मॉनिटरिंग टीम है वो सेंट्रल से 3 to 4 टाइम्स मॉनिटरिंग होता है। अगर ये होता है तो इसका रिपोर्ट तो ऑफिस में नहीं है, पीसीसी ऑफिस में ही रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं होने के कारण वो हमें क्लियरली आरटीआई में ये देता है कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। तो इट इज़ शॉकिंग। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एवरी डिपार्टमेंट का जो फंड जो मैनेजमेंट का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऑडिटिंग। जो एनुअल ऑडिट आप जब तक नहीं करोगे, हाउ कैन यू बी श्योर दैट द फंड्स आर बीइंग जुडिशियसली इम्प्लीमेंटेड, यूज्ड। सरप्राइजिंगली हमको ये पता लगा है थ्रू आरटीआई दैट टिल डेट सीएजी का ऑडिट हुआ ही नहीं विद रिगार्ड टू कैंपा फंड। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। फिर इसके बाद में एक्ट में एक प्रोविजन है जहां ये क्लियरली बताया है कि एक एक्सटर्नल जो आपका मॉनिटरिंग टीम है उसको एंगेज करना है। तो ये जो है आपका, और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, सॉरी, तो इसमें जो आपका थर्ड पार्टी जो मॉनिटरिंग टीम है, इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू इनवाइट करते हैं। तो असम का 2 ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने एंगेज किया है और इन्होंने मॉनिटरिंग करने के लिए दिया है 2014 ऑनवर्ड, स्टिल 2018 का ही मॉनिटरिंग दिया है उनको। तो रेस्ट जो रिमेनिंग है आपका 2018 टू 2023 और से 2022, इट हैज़ येट नॉट बीन इनिशिएटेड। सो बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे, हमारा फाइंडिंग्स ये कहता है कि द एंटायर एक्ट एंड रूल हैज़ बीन वायलेटेड only to misappropriate, mismanage and siphon the money। तो हमने क्या किया, सेव अरुणाचल मूवमेंट ने, ये हमारा जो आरटीआई रिप्लाई है, मैं बता रहा हूँ आपको मार्च 2023 के बारे में। तो आफ्टर मार्च, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर, फिर हमने एक आरटीआई फाइल किया एंड देन वी हैव अगेन रिसीव्ड ए रिप्लाई। तो जब हमने उस रिप्लाई को लेके, हमारा जो आपका मार्च का जो रिप्लाई है उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके देखा है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। डिफरेंस अगर हमने देखा है तो हमने सिर्फ ये देखा है कि आपका जो स्टीयरिंग कमेटी है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें केवल एक मीटिंग हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरीथिंग इज द सेम। देयर इज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट और एनी इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन। तो अब जब हम कैंपा के बारे में बात करता है, तो कैंपा में जब आप प्लांटेशन रेस करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज लैंड, क्योंकि प्लांटेशन रेस करने के लिए हमें लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि मैं तवांग का हूँ, तो बेस्ड ऑन द आरटीआई रिप्लाईज मैं तवांग गया, वहाँ पे हमारा 12 आपका प्रोपोज्ड VFRs है जिसको हम विलेज फॉरेस्ट रिजर्व कहते हैं। तो ये जो विलेज फॉरेस्ट रिजर्व है, ये जो है आपका, उसमें से 12 में से 9 जो है अप्रूव्ड आपका फॉरेस्ट रिजर्व है, विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। तो उसमें हमने देखा है कि देर आर अबाउट लाइक, किसी बस्ती में 1500 हेक्टर्स, किसी में 600 हेक्टर्स, किसी में आपका 500 हेक्टर्स, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लैंड VFR के नाम से एक्योर किया गया है। डॉक्यूमेंट्स में आप जब देखोगे तो एवरीथिंग इज ओके, बट जब आप बस्ती जाते हो, व्हेन यू विजिट द विलेज एंड यू इंक्वायर about the VFR to the villagers, to the village members, those who have signed the documents, उनका क्लियरली ये कहना है कि अरे हमें तो पता नहीं है, हमको केवल यही बताया गया है कि आपका ज़मीन है तो दे दो, उसमें प्लांटेशन आप रेस करो एंड फॉर दैट प्लांटेशन यू विल गेट मनी। इसके बाद में कुछ साल बाद उसका मेंटेनेंस होगा, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। बट देन दे हैव नेवर बीन टोल्ड अबाउट द लीगलिटीज ऑफ एक्योरिंग द लैंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। तो हमने ये भी देखा है कि जो लैंड एक्विजिशन है वो जो है प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है।
जो लैंड प्रोसीडिंग जो लैंड एक्विजिशन जो आपका प्रोसीड्यूर है दैट इज टोटली आपका बीइंग मिसलेड। जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको मिसलीड किया जा रहा है। उनको ये बताया नहीं जा रहा है कि लैंड को एक्योर करने का प्रोसीड्यूर क्या है, सही प्रोसीड्यूर क्या है, किस तरह से हम लैंड एक्योर करेंगे। एंड वेंस द VFR इज ऑब्टेन्ड इट बिकम्स अ प्रोटेक्टेड लैंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनका आपका इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। And there is no definite time given anywhere stating that VFR is meant for 5 years, 10 years or 20 years. कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें और एक बात है, क्या होता है, जैसे कि VFR जब आप बना दिया है तो जो हमारा कैंपा का फंड है उसमें CA प्लांटेशन एक कंपोनेंट होता है, जहाँ पे आप जो VFR में ही आप प्लांटेशन रेस करोगे। तो वंस यू प्लांट ए ट्री ऑफ द CA कंपोनेंट, वो जो है आपका कैंपा का एक्ट विल बी एनफोर्स्ड, इट विल कम इनटू फोर्स। अकॉर्डिंगली जब वो प्लांट को आप वहाँ पे लगा दिया, दैट लैंड, द अथॉरिटी ऑफ द लैंड इज टोटली अपॉन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द इंटरफेरेंस ऑफ द लोकल इज रिड्यूस्ड, कोई इंटरफेरेंस है नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपका VFR 1500 हेक्टेयर्स है, and then strategically important project has to be established in that particular VFR. तो उसका जो भी compensation होगा, where will that compensation go? It will go to the forest department. Actually, who is supposed to receive it? The villagers. क्योंकि ये जमीन हमारा है, this forest is ours. But then these people fraudulently, by misleading, by misrepresenting, they are acquiring land in the name of plantation. So there are cases in Tawang. And I assume and I'm sure that अरुणाचल में बाकी जगहों पे भी ऐसा ही होता है। तो जो कैंपा का आपका फंड का जो बात है उसके बारे में अगर आप बात करोगे, हमारे पास ये जो फंड का जो एलोकेशन है उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। उसमें ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि सिंस 2017-18 ऑनवर्ड्स टिल 2020-23 848 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड। तो ये पैसा को किस ढंग से यूज़ कर रहा है, वेदर द फंड इज बीइंग यूज्ड जुडिशियली और नॉट, देयर इज नो मैकेनिज्म टू चेक इट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने ढंग से इसको यूज़ कर रहा है। अगर आप देखोगे, इट इज़ आवर एक्सपीरियंस एंड वी हैव फाउंड कि से आपका 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन एक्योर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर रेजिंग प्लांटेशन। उसमें प्लांटेशन अगर 100 हेक्टेयर में 100 हेक्टेयर में करना है तो वहाँ पे केवल आपका 50 हेक्टेयर्स होगा, जस्ट आई वॉश। तो रिमेनिंग जो भी पैसा है वो गॉड नोस वेयर इट गोस, इट इज़ नॉट अकाउंटेड बिकॉज उनके पास में आपका ऑडिट का कोई उसके पास ऑल्दो द एक्ट सेज दैट द ऑडिट हैज़ टू बी डन, लेकिन ऑडिट होता नहीं है। CAG हैज़ नेवर ऑडिटेड देयर अकाउंट्स, सो वी आर नॉट श्योर दैट वेयर द मनी गोज। इसके बाद हम कैंपा के साथ साथ हम ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में भी बोलना चाहेंगे। तो ग्रीन इंडिया मिशन का आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिलीज हुआ था 2021 को। इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़। तो हमने ये देखा है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन का जो आपका फंड है उसको भी सही ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो काम हो जाना चाहिए था ऑलरेडी वो अभी भी कंप्लीट नहीं है किसी में, कई जगहों पे। और ग्रीन इंडिया मिशन में भी रूल है, इट इज़ नॉट लेस देन कैंपा रूल। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द ग्रीन इंडिया मिशन ऑल्सो। तो दिस वे जो भी कुछ भी हो रहा है, इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आई थिंक द पब्लिक जो है इसको जानने के बाद दे वोंट टॉलरेट। तो इन दिस रिगार्ड जो सेव अरुणाचल मूवमेंट का जो मेंबर्स है, वी हैव टाइम एंड अगेन approached the concerned department, that is the PCCF. Not only that, but we have even approached the Chief Minister. We have even approached the Chief Secretary, and then a letter to the SIC. आज हमने एक रिमाइंडर फिर डाल दिया है to the Chief Secretary as well as to the Honorable Chief Minister, also to the Honorable Minister Environment and Forest, कि आप लोग इसको कुछ कीजिए। देयर हैज़ टू बी समथिंग अर्जेंटली डन। तो द रिजल्ट व्हाट्सोएवर विल बी,
we are ready to face it. We are waiting and we are positive that something good will be done. अगर नहीं होता है, I think this case is, befitting to be, taken forward in the court of law under Article 32 and 226 of the Indian Constitution. And there are many incidents that we have come across while pursuing this case. So our chairman, Sri Tami Pangu, he will explain you. गुड नून टू ऑल। मेरा जनरल सेक्रेटरी श्री सांगे पुनसक तवांग से है, तो उसने आप लोग को पूरा बता दिया कैंपा क्या। तो इसमें देखिए हम लोग कैंपा में कितना पैसा यूज़ किया, कौन मिस यूज़ कर रहा है, वो हम लोग का इशू नहीं है। तो शुरू दिन से ही जब से हम 2022 से कैंपा को लेके हम लोग सेव अरुणाचल मूवमेंट पीछे कर रहे हैं, कैंपा में एग्जैक्टली क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसे से अब कैंपा स्कीम को कहीं बस्ती में लगाना है, तो इसमें जैसे कि आपका कैंपा का अलग अलग कंपोनेंट है। से एग्जाम्पल CA प्लांटेशन होता है, CA क्रिएशन वर्क होता है, उसका बाद NPV कंपोनेंट एक है। तो NPV कंपोनेंट का अंदर जो स्कीम प्लेस करेगा इन जनरल वो पब्लिक एरिया में करता है। जैसे नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड बनाना है, कन्वर्ट करना है, और CA प्लांटेशन इन जनरल आपका रिजर्व एरिया में करता है। तो हमारा अरुणाचल में क्या है, अरुणाचल में अगर आप लोग देखा जाएगा तो अरुणाचल में 80% लैंड एरिया जो है आपका पूरा टोटली फॉरेस्ट कवर्ड है। तो इसमें 80% फॉरेस्ट कवर होने का बावजूद करोड़ों रुपीस यहाँ में प्लांटेशन के लिए लगाता है। तो उसमें प्लांटेशन के लिए जब कैंपा एक्ट का हिसाब से जब प्लांटेशन के लिए जब जैसे एक बस्ती में लगाना है तो उसमें लैंड का एक्वायर करता है। तो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस में ऐसे है, जैसे अब मेरा बस्ती है घाटा है, पाइप सर्कुल से है हम सियांग डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें मेरा बस्ती में अगर हम ANR प्लांटेशन हो या आर्टिफिशियल प्लांटेशन हो तो उसमें हम 1-2 हेक्टेयर हो जितना भी मेरा ज़मीन होगा तो उसमें हम प्लांटेशन फॉरेस्ट का कैंपा का हिसाब से कैंपा से हम पान लेके प्लांटेशन अगर करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस्ती में ग्राम सभा बिताना होता है। तो बस्ती में ग्राम सभा बिता के ग्राम सभा मेरा ज़मीन कितना है उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो आफ्टर ग्राम सभा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का RFO या फॉरेस्ट का जो भी होगा वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को बुला के बस्ती में बुला के उसका साथ में एग्रीमेंट करता है। वो ग्राम सभा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में एग्रीमेंट करता है। तो उस एग्रीमेंट में कितना एरिया है ना, उसका जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स बाउंड्री डिमार्केशन का साथ में अब एग्रीमेंट किया जाता है। तो एग्रीमेंट होने के बाद उसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन काउंटर साइन करता। तो ऐसे हो कि उसमें कैंपा का जितना जैसे कि NPV कंपोनेंट में जितना जो प्लांटेशन करना है उस प्रकार से लैंड एक्वायर होने का प्लांटेशन करता। तो प्लांटेशन करने के बाद आपका काम कंप्लीट होने के बाद वो जो लैंड है मेरा जितना लैंड है उसको जब DC में उसको म्यूटेशन कराता है। तो प्रोसेस खत्म होने के बाद जो हम लैंड दिया है वो लैंड जो है आपका प्रोटेक्टेड लैंड बन जाएगा। तो ये कैंपा का ये एक्ट में है और ये नियम है। लेकिन इसको क्या कर रहा है अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जितना भी प्लांटेशन करता है इसको किसी को नहीं बताता, विलेजर्स को नहीं बताता। उन लोग क्या करते हैं कि कोई अपना आदमी होगा
या कोई एमएलए मिनिस्टर का आदमी होगा, उसको बुला के उसका नाम से बेनिफिशियरी बना के 100 to 100 हेक्टेयर्स का बस्ती बस्ती में प्लांटेशन लगाने देता है। तो उसमें उसका जिसका नाम से वो प्लांटेशन लगा रहा है, जिसका खेती है बोल के वो बेनिफिशियरी उसका नाम से लगा रहा है, उसका तो कितना खेती है मालूम नहीं। तो जब देखा जाएगा तो आप जैसे जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स उसमें देता है, उससे जब देखा जाएगा तो पूरा का पूरा वो बस्ती का पूरा एरिया उसमें प्लांटेशन का अंदर में पोल होता है, गिर जाता है। लेकिन उसमें प्लांटेशन एक टुकड़ा नहीं करेगा, लेकिन पैसा ले चुका होता है। तो जब पैसा लेने के बाद वो एरिया जो अब एपीओ में अप्रूव हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो आपका ये के हिसाब से जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स के हिसाब से वो अप्रूव होके चला गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड में वो एरिया कैंपा में प्लांटेशन किया हुआ होता है, लेकिन उसको बस्ती वाला मालूम नहीं। तो वो क्या होगा, जैसे 10 इयर्स तक उसका मेंटेनेंस चलेगा, उसके बाद उसका रेस्ट्रिक्शन शुरू होगा, आप बस्ती वाला उसमें एक भी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। तो हमारा अरुणाचल में, मैंने 2-3 बार यहाँ में मीडिया का सामने भी बोला, हमारा अरुणाचल में जैसे हम लोग पहाड़ एरिया है, तो पहाड़ में हम लोग का कितना होता है, जूम कल्टीवेशन का हम लोग का रोटेशन वाइज हम लोग ये करते हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं। तो उसमें हार्डली हम लोग का खेती होने से 1 हेक्टेयर होगा। तो उस 1 हेक्टेयर को हम 100 हेक्टेयर का जगह दिखा के उसका हम जमीन का दिया। तो बस्ती वाला जब 10 इयर्स का बाद जब फॉरेस्ट वाला उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल देगा, बस्ती वाला जब खेती करने नहीं देगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो ये चीज़ को हमको नहीं बताता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला। तो उसमें कल को आगे जाके क्या होगा कि जैसे हम मेरा बस्ती का नाम से हम 100 to 100 हेक्टेयर्स का हम प्लांटेशन किया है बोल के दिखा दिया, तो बाद में रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो क्या करेगा? बस्ती वाला तो गुस्सा होगा। तो गुस्सा होकर क्या करेगा? हमको तो मारेगा ना। 100 to 100 आदमी का खेती को हम अकेला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में एग्रीमेंट करके हम ये कर दिया, उससे पैसा ले लिया, तो वो तो हमको नहीं छोड़ेगा ना। और इवन मेरा खेती को कोई ऐसे करेगा तो हम भी इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज़ को लेके हम लोग का शुरू से दिमाग था कि आप फॉरेस्ट कैंपा एक का हिसाब से, कैंपा का अंदर में आप जितना प्लांटेशन कर रहा है ना, उसको पब्लिक को बताना है। विलिंगली जिसका खेती है वो अगर प्लांटेशन करना चाह रहा है उसको करने दो, लेकिन उसका क्लियर बाउंड्री डिमार्केशन का साथ करना है। ऐसे नहीं हो कि आप अपना मर्जी से बस उसका प्लांटेशन का नाम से पैसा आएगा, उसको जो बेनिफिशियरी है उसको 10-20% पैसा दे देगा, बाकी का पैसा पूरा वो डिपार्टमेंट और कौन कौन खाता है लाइन वाइज का देता है, पूरा खत्म होता है। ये सिस्टम है। तो इसको लेके हम लोग क्या किया, जैसे हम प्रैक्टिकल का साथ आप लोग को दिखा देंगे। जैसे मेरा पायम सर्कल का इशू एक बार भी आया था, उठाया था, तो उसमें क्या किया, जैसे ये आपका गासंग विलेज है और ये गद्दे विलेज है, ये सब मैप हम दिखा देगा। ये मैप देख रहा है, क्लियर है ना? तो इसमें 2 जगह हम ये किया ना, जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स 2 जगह हम दिखा रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, से एग्जाम्पल ये पायुम बस्ती का है, तो पायुम बस्ती का ये पायुम विलेज यहाँ है, तो इसका पायुम बस्ती का नाम से 100 हेक्टेयर्स का प्लांटेशन किया है बोल के आया। ये 2021-22 का जो एपीओ में सैंक्शन हुआ है। उसके बाद पायुम से 3 ग्राम पंचायत मेंबर्स को ये लोग बेनिफिशियरी सिलेक्शन किया। तो 3 ग्राम पंचायत मेंबर्स जो है कोई प्लांटेशन नहीं किया, वो पैसा ले लिया। लेने के बाद जब बस्ती वाला कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो कंप्लेन किया है, जब हम लोग कंप्लेन करके जब छानबीन किया है, देखा है तो इसका जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स जो है पायुम बस्ती या हियो बस्ती का पूरा खेती एरिया को, जहाँ में पब्लिक खेती करता है, उस एरिया को ये जियो कोऑर्डिनेट का हिसाब से दे के रखा। वो हियो बस्ती मालूम नहीं, ग्रॉस वायलेशन। तो उसके बाद जब मालूम हो गया कि ये गलत हुआ, तो हियो वाला जब आवाज़ उठाया, हल्ला करना शुरू कर दिया, तब डिपार्टमेंट अपना आप को बचाने के लिए एक एग्रीमेंट
वो भी एकदम डुप्लीकेट एग्रीमेंट बनाता, वो ग्राम लोग का साथ मिल के वो ये पहाड़ में दे देता है। ये पहाड़ एकदम टॉप पहाड़ है, इसमें ना प्लांटेशन का जरूरत है ना क्या है, इसमें दे देता। तो ये एग्रीमेंट का हिसाब से है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड में क्या है, ये हियो बस्ती का खेती को पूरा दे के रखा है, प्लांटेशन। तो ऐसे हो के ये लोग जब कंप्लेन करके इंक्वायरी टीम उधर भेजा है, पासीघाट का जो CCF से इंक्वायरी मोबाइल स्क्वाड टीम जब आया है, तो इसमें जब पता चला है कि ग्राउंड में देखो ये हियो बस्ती का, इसमें एक जो बेनिफिशियरी है 1 ग्राम का नाम से खेती है, वो आधा हेक्टेयर का, सिर्फ आधा हेक्टेयर में अब 56 पुली लगाया है बोला। तो ANR प्लांटेशन में 1 हेक्टेयर इक्वल टू आपका 300 पुली लगाना है 1 हेक्टेयर। तो 100 हेक्टेयर में 30,000 पुली लगाना है। आप थोड़ा सा शिफ्ट करने से ठीक है, क्योंकि वो तो आपका गांव का बात कर रहे हैं। हाँ नहीं हम एकदम सिस्टम जितना ब्रेक हुआ था, सिस्टम को फिर करेक्ट कर दिया, तो फिर आप हमको बता के नहीं प्रॉब्लम क्या है? नहीं सिस्टम करेक्ट नहीं हुआ है, हम बताते जा रहे हैं इससे सीक्वेंस में। तो आप बोल रहे हैं ना बाद में एग्रीमेंट हुआ। नहीं करेक्ट नहीं है ना, वो गलत है ना। बता रहा है वो पहाड़ को दिखा रहा है, जियो कोऑर्डिनेट जो है। हम लोग पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए वो दिखाया। पैसा लिया आपने, अभी बोला आप अभी बता रहे हैं आपका गांव का आदमी पैसा लेकर के वो नहीं काम किया बोल रहा है। सॉरी, तो हम आपको बताएगा पायुम का जो हम बोला है ना, जैसे पायुम का काम किया पायुम बस्ती का ना, और जमीन जो देखा है हियो बस्ती का ना, उसका बाद जब कंप्लेन किया है तो एक नकली ये डुप्लीकेट MOU साइन किया, MOU बनाया, वो पहाड़ में बनाया, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में ये हियो बस्ती का ही अप्रूव्ड स्कीम है, क्लियर है ना। तो किसका जमीन जा रहा है, हियो बस्ती का जा रहा है। तो इसमें कौन विक्टिमाइज है, हियो बस्ती का पब्लिक विक्टिमाइज है, क्लियर है ना। तो ये नॉट ओनली इन पायुम सर्कल, ये हर जगह है।